हेलो 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 बच्चों, हेलो। लास्ट हमने सॉल्यूशन का पार्ट वन पढ़ा था, जिसमें हमने कवर किया था सॉल्युबिलिटी के जितने भी पहले वाले टॉपिक्स हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन टर्म्स हुआ, मोलरिटी हुआ, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इस वाले पार्ट में आप पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है और सॉल्युबिलिटी में क्या क्या टर्म्स आती हैं और उनके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सर, ये प्रॉब्लम है कि सॉल्युबिलिटी जो है हम पढ़े क्यों। सॉलिबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि केमिस्ट्री हम पढ़ेगी और सॉलिबिलिटी ही क्यों पढ़े, क्या किसका कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन है, क्या हमारे लिए सॉलिबिलिटी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनके कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट में आपको ये बात पता चलेगी कि अगर आपको सॉलिबिलिटी का आइडिया है तो आप ऐसी कंडीशंस देखो ध्यान से, इसके फेस कंडीशंस को देखिएगा आप, कि इनकी कंडीशंस को देखिए ध्यान से। इन कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि क्या सर, इन दोनों की कंडीशन को ध्यान से देखो। पहली कंडीशन ये दिखाई दे रही होगी कि इसकी फेस पे बहुत सारे क्या हो गए हैं, तरीके से स्वेलिंग दिखाई दे रही होगी। इसकी बॉडी पर बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे होंगे, रेसेस दिखाई दे रहे होंगे। चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट्स पर रेसेस की बात करें तो ये सारी कंडीशंस हम देखें, ये सब कुछ किसकी वजह से है, सॉल्युबिलिटी को निगलेक्ट करने की वजह से है। तो कैसे ये सारी कंडीशंस आती हैं, इसके लिए इस पूरी वीडियो में हम ये सारी कंडीशंस को कवर करने वाले हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी इन्हें पढ़ी होती, अगर सॉल्युबिलिटी का इनको नॉलेज होता तो आज इनके साथ ये कंडीशन नहीं होती। तो देखिएगा हमारे पास यहां पर सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की एक बेसिक डेफिनेशन आती है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या गैस या लिक्विड या सॉलिड जो किसके अंदर डिसॉल्व है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व है। बट यहां पर एक और लाइन याद रखने वाली है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपके पास एक क्या है, एक वेसल ले लेते हैं जी सर, ले लिया वेसल। अब मेरे पास क्या है सर, वेसल के साथ साथ मेरे पास है क्या, इस वेसल में सर मैंने भर दिया है, अरे वेसल में पानी भरना है। पानी कैसा होता है हमारा सर, पानी तो ब्लू ब्लू होता है। तो ये पानी भर दिया हमने। पानी क्या है हमारा, यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हो गया सर हमारा सॉल्वेंट। मैंने इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया सर, कितना, 100 ml ऑफ वाटर। इस 100 ml ऑफ वाटर में अब मैंने टेम्परेचर इसको रूम टेम्परेचर, चलो एसी के बटन को मैं कर देता हूँ कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। सर ये टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया आपने, हाँ मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया। कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है मेरे पास, कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन में बात करो लेबोरेटरी में हम, तो इस टेम्परेचर को मैं रखूंगा कितना, 298 केल्विन पर। सर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कितना होता है, 273 केल्विन का डिफरेंस है। तो 298 केल्विन पर क्या रख रहा हूं मैं, इस सॉल्यूशन को रख रहा हूं। अब इसके अंदर मैं वाटर के अंदर क्या घोलने जा रहा हूं, इस वाटर के अंदर घोलने स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्या, सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूट ले सकते हो आप। अब मैं कोई भी सॉल्यूट की जगह में क्या ले लेता हूं, शुगर ले लूं, वाटर ले लूं, कुछ भी ऐड करके देखते हैं। चलिए मेरे पास ये जो सॉल्यूट है, अब मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। ये क्या ऐड कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए कि अब मेरे पास इसकी सॉल्युबिलिटी को ऐड करने का टाइम है। इसके अंदर ऐड किया मैंने, ये जो सॉल्यूट है मैं ले लेता हूँ वाटर के साथ में, इसके यहाँ क्या, वाटर की जगह मैं यहाँ सॉल्ट ले लेता हूँ। ये रहा मेरा पास सॉल्ट, ओके, शुगर। ये सॉल्ट और शुगर है। अब ये सॉल्ट और शुगर को घोलते जाऊंगा घोलते जाऊंगा घोलते जाऊंगा, जब तक घोलूंगा जब तक ये क्या ना हो जाए, घुलना बंद ना कर दे। सर एक टाइम तो आएगा ना कि जब जैसे जैसे मैं घोलते जाऊंगा एक टाइम बाद ये बोलेगा बस भाई अब नहीं हो सकता। जैसे ही इसने ये बोला कि सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई है, सॉल्युबिलिटी खत्म नहीं, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बन चुका है। सर कौन सा सॉल्यूशन बन चुका है, तो यहां जो कंडीशन बनेगी वो होगी सॉल्यूशन की सैचुरेशन की, किसकी, सैचुरेशन की। याद रखिएगा
कि सॉल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन अपनी सैचुरेशन तक पहुंच गया। अब सैचुरेशन होता क्या है कि जब भी हम सिंपल तरीके से समझिएगा कि हम अभी खाना खाने वाले हैं, जैसे ही मैंने खाना शुरू किया मेरा पेट का एक क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसका भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मैं ये खाना खा रहा हूँ, सॉल्यूट खाते जा रहा हूँ, और जैसे ही मेरा पेट भर चुका है अंदर से मन करेगा कि अब नहीं खाना है, यानी कि तुम बोलोगे भैया आत्मा तृप्त हो गई है, यानी तुम पहुंच गए हो अपने सैचुरेशन तक। ऐसा ही ये सॉल्यूट भी अपने सैचुरेशन तक पहुंच चुका होगा। ये जैसे ही सैचुरेशन पर पहुंचेगा, सैचुरेशन के बाद ये क्या बनाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वहीं पर आपको देखना है कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट में इसका पेट भर गया, यानी कि ये फुल हो गया, तो वही हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। सर ये सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सर पानी ज्यादा लूंगा, ऑब्वियस है, अगर कम पानी लिया हूं तो आपको पता है कम सॉल्यूट घुलेगा। अगर मेरा पेट ज्यादा भरा है तो क्या होगा, ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी कुछ है इसमें, तो क्या होगा, इसमें सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अगर मैंने इसके अंदर क्या है, कम खाली है या वेसल बड़ा है, मेरे इस बार मैंने वेसल बड़ा ले लिया है, पानी ज्यादा है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो अमाउंट तो बेसिकली डिपेंड करती होगी, बट इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, स्पेसिफिक अमाउंट में ही लेना है। कितना स्पेसिफिक अमाउंट हमने कंसीडर किया है, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो है ही, सर क्या और चीजें हो सकती हैं, चलो सर आपने बोला ना 100 लेना, मैं लूंगा। अब एक तरफ आपने क्या लिया है, एक तरफ अल्कोहल ले लिया और एक तरफ वाटर ले लिया। अब दोनों में तुमने क्या स्टार्ट किया, सर मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, सर जैसा आपने कहा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा ए, ये रहा बी। चलिए 2 मेरे पास वेसल दिखाई दे रहे हो, दोनों वेसल्स में ध्यान कंसीडर करिए। अब हमारे पास क्या है, सर इसमें मैंने भरा है क्या, आपका पानी, और इसमें सर मैंने क्या भर दिया है, सर मैंने इसमें भर दिया है अल्कोहल। सर दोनों कितना है, सर ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, दोनों का अमाउंट कैसा है, सेम है। सर टेम्परेचर भी सेम है, आपने कहा लो 298 केल्विन पर ही रखा है। अब बताओ सर इसमें घोलने गया, इसमें भी घोलने गया, दोनों के अंदर मैं सॉल्यूट सेम सॉल्यूट घोलने जा रहा हूं। चलिए मेरे पास अल्कोहल भी है, मेरे पास वाटर भी है, दोनों के अंदर मैं सेम क्या घोलने जा रहा हूं, सॉल्यूट घोलने जा रहा हूं। चलिए घोलते हैं। इसके अंदर मैंने NaCl घोला, फिर वही चीज मैंने इसके अंदर भी घोली, वही चीज इसके अंदर भी घोली, और पता चला कि इसके अंदर जो अमाउंट ज्यादा घुल रहा है, इसके अंदर हमारे पास अमाउंट कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसमें सॉल्युबिलिटी कैसी है, लो मिल रही है, इसमें सॉल्युबिलिटी कैसी मिल रही है, हाई मिल रही है। सर अभी जो कंडीशन आपने बताई मैंने सारी फुलफिल की है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के लिए हमें पढ़ना होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी केवल इन्हीं चीजों पर डिपेंड नहीं करती है कि केवल आपको अमाउंट लेना जरूरी है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर। सर ये फैक्टर्स कौन से हैं, तो आपको बोर्ड पे फैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पर आपने क्या कंसीडर किया था, यहां पर आप ले रहे थे इथेनॉल और यहां पर ले रहे हैं आप वाटर। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या अलग मिल रहा है, दोनों कंडीशन में अमाउंट तो इक्वल मिल रहा है, बट अलग है क्या, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट अलग है तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि यहां पर सॉल्युबिलिटी भी अफेक्टेड होगी। तो यहां सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो रही है, यहां पर अमाउंट आपको लो मिल रहा है, यहां पर हाई मिल रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मैं इसी की जरा देखूं तो ये सारी चीजें हैं। इस सॉल्युबिलिटी को मैं आसानी से आगे समझूंगा।
टेम्परेचर की बात करते हैं। सर टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा किसी भी गैस की या लिक्विड की या सॉलिड की, किसी लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी को कौन अफेक्ट कर सकता है? उसका टेम्परेचर। कहीं कहीं पर हमें क्या अफेक्ट करेगा? प्रेशर। तो ये तीनों चीजें मेनली हमें क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कौन से टाइप्स के हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलें तो उनकी सॉल्युबिलिटी पर किसका इफेक्ट होगा? सर फिर अगर एक लिक्विड के अंदर गैस को घोलने जाऊंगा, मेरे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर क्या करता हूं मैं? गैस को इंक्लूड करता हूं, तो क्या सॉल्युबिलिटी होगी और कौन अफेक्ट करेगा? तो उसके बेसिस पे अलग अलग फैक्टर्स अफेक्टिंग मिलेंगे आपको। पहला जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो है हमारा किसका सॉल्यूशन? हमारे पास सॉल्यूशन है, देखिए, सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन। मतलब आपके पास है क्या? आपके पास एक है सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन, जिसमें आपने मिक्स किया है क्या क्या? आपने उसमें मिक्स किया है सॉल्यूट। वो सॉल्यूट का नेचर कैसा है? सॉलिड है। ये रहा सॉलिड सॉल्यूट। ओके। पर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट आप कैसा ले रहे हैं? सॉल्वेंट आप ले रहे हैं कैसा? लिक्विड। लिक्विड सॉल्वेंट। इस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर आप डिसॉल्व किया है आपने क्या? एक सॉलिड सॉल्यूट को। तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? इस बार सॉल्यूशन आपने स्पेसिफिक है, आपके पास सॉल्वेंट है जो कौन सी फेज में है? लिक्विड फेज में है। आपका जो सॉल्यूट है जो घोलने जा रहे हो उसका अमाउंट, उसकी फेज देखें तो वो कैसा है? आपका सॉलिड है। सॉल्यूट इस बार हमारे पास क्या है? सॉल्यूट इस बार सॉलिड है और घोलने वाला, यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो कैसा मिल रहा है? सॉल्वेंट हमें मिल रहा है लिक्विड फेज में। तब इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग देखिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, आप जो भी लेना चाहें, बट नेचर याद रखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent। हमने पहले ही कंसीडर किया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा रखना है? स्पेसिफिक रखना। स्पेसिफिक कितना? हम बोल ही रहे हैं कि 100 ml ले लो। 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट घुल रहा है, सर कितना भी घोल लो, मैक्सिमम, जितना भी मैक्सिमम इसके अंदर घुल रहा है वो सारा मैक्सिमम अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी काउंट होगी। आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या है? सॉल्यूट है। उस सॉल्यूट को आपने ले, सॉल्यूट को घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, किसके अंदर? एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। सर ये घुल रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, अभी भी घुलते जा रहा है। तब तक घोलना है जब तक वो सैचुरेशन तक ना पहुंच जाए। कब तक भेजना है भाई साहब? सैचुरेशन। जैसे ही वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, जो सैचुरेशन पे जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट पहुंचेगा आपका, वही आपका क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। ओके। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट कैसा है? हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और किसके अंदर है? एक लिक्विड के अंदर है। सर इसको कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? वही तीनों, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या ये तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं? तो उनमें से पहली चीज हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। हमारे पास तीन ऑप्शंस थे, तीनों अफेक्टेड सॉल्यूशन अफेक्टेड थे कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। किसकी सॉल्युबिलिटी है? सॉलिड की। सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। किसके अंदर घोल रहे हो आप? इसको घोल रहे हो लिक्विड के अंदर। एक लिक्विड के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो हम देखें। तो उसके लिए हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर नेचर कैसे अफेक्ट करेगा? हमें पता है कि जितने भी चीजें सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं उनके नेचर्स अलग अलग होते हैं।
आपको पता है कि या तो वो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट की दो बेसिकली कैटेगरीज हैं। हम वैसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सॉल्यूट है या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट सॉल्वेंट है, इस बेसिस पे भी कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके नेचर बेसिक कैसे वो पोलर है या नॉन पोलर है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। ओके, यहां पर एक चीज याद रखिए कि नेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो हमें पता है सब्सटेंस दैट आर सिमिलर केमिकल नेचर, जिनके नेचर केमिकल नेचर सेम है, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मिक्स्ड टुगेदर इजीली। भाई साहब देख रहे हो, मतलब अगर तुम्हारा नेचर जिनके साथ मैच हो रहा है, जिनके साथ तुम्हारी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, उनके साथ तुम्हारा सॉल्यूशन बनाना आसान होगा। मैक्सिमम तुम सॉल्युबल हो सकते हो, उसमें सॉल्युबिलिटी तुम्हारी हाई रहेगी। हाई सॉल्युबिलिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा घुल जाओगे तुम उसमें। पता है ना, हम बेसिकली वहीं पर घुल जाते हैं। आपको घुलने मिलने में आसानी कहाँ होती है, या अभी जब आप कॉलेजेस में पहुंचेंगे तो आपकी वाइफ जिनसे मैच होगी उनसे जल्दी फ्रेंडशिप होती है, जिनसे आपकी दोस्ती हो ही नहीं पा रही यानी उनसे आपकी वाइब मैच कर ही नहीं रही है। आपका जोड़ीदार वही बनता है, आपका ग्रुप वही अच्छा लगता है जिनके साथ आपकी सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास के साथ ही दोस्ती होती है हमारी। हम अमीरों के साथ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम मैच ही नहीं कर पाते उनकी वाइब को, उनकी रहन सहन को, उनकी क्वालिटीज को, इन सारी चीज हम मैच नहीं कर सकते। हमारे साथ हम किससे मैच कर सकते हैं? जिनके साथ हम क्या शो करें? सिमिलैरिटी शो करते हैं। ऐसा ही नेचर है, सबका नेचर है सिमिलर। आप ऑयल को ऑयल में घोलेंगे तभी आसानी से घुलेगा। आपको ऑयल और वाटर को घोलेंगे तो आपको पता है दोनों का नेचर कैसा है, अलग अलग है। एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रो ही है, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप, क्योंकि नेचर दोनों के अलग अलग हैं। नेचर सिमिलर यानी डिसॉल्व ज्यादा होंगे, पर ऐसा नेचर जिनका सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है, तो वो कैसे होंगे? नॉट मिक्स्ड वेल, वो आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। एक लाइन अच्छे से याद रखिए, यानी कि ये बात बोल सकते हो कि लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक। क्या? लाइक्स डिसॉल्व लाइक, ये बात याद रखिए। जैसे को वैसा ही घोलता है, मतलब जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन आसानी से हाई सॉल्युबिलिटी देगा। अगर आपका विलय और विलायक सिमिलर हैं, घोलने वाला और घुलने वाला दोनों सेम नेचर के हैं, तो आसानी से घुल जाएंगे, घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी इनके बीच में क्या नहीं होंगे, विरोधाभास नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर मेरे पास दो टाइप के हैं, एक पोलर है मेरे पास, पोलर क्या है? सॉल्वेंट है, ये घोलने के लिए रेडी है। ऐसा ही दूसरा कौन है मेरे पास? सर नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब एक सिंपल सा लीजिए कि पोलर है तो किसको घोलेगा? सर पोलर को आसानी से घोलेगा। और अगर नॉन पोलर है तो क्या करेगा? नॉन पोलर को आसानी से घोलेगा। यानी पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। एग्जांपल लेकर देखते हैं। आपको पता है कि वाटर किस नेचर का होता है? वाटर का नेचर अगर हम देखें तो सर वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं भाई साहब, क्योंकि हर जगह आपको केवल पानी ही मिलेगा, जो जहां भी मिल जाए। अरे यूनिवर्स में कहीं पर भी, अरे मून पे भी मिला, मार्स पे भी मिला, तो मार्स पे कहाँ देखने जा रहे हो सर? मतलब पोलर सॉल्वेंट इसलिए ये है क्योंकि इसका नेचर पोलर है। सर कैसे नेचर पोलर है? तो देखो अगर आपने इसका डायग्राम अच्छे से याद किया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद है, तो यहां पर आपको मिलेंगे इसके क्या? दो लॉन पेयर्स। क्या मिलेंगे? लॉन पेयर। अरे गंदा बन रहा है भाई साहब, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अरे हट जा भाई। हाँ, पानी की बात करते हैं तो पानी के बाद हमारे पास क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये बनी बना देते हैं हम। ओके, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुल हो जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पुल होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए हैं, यानी कि ये वाला हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा हमारा? डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा
पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा डेल्टा पॉजिटिव और ये सामने वाला हिस्सा दिखेगा डेल्टा नेगेटिव। यानी कि दो पोल्स क्रिएट हो गए आपके पास। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाला पोल आपका पॉजिटिव पोल है और यहाँ वाला आपका एक नेगेटिव पोल्स है। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, आपके पोलर नेचर के कंपाउंड्स होंगे। यानी अगर किसी को भी पानी के अंदर घुलना है, पानी जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर इसके अंदर घुलना है तो नेचर कैसा लेके आना होगा, अगर हाई सॉल्युबिलिटी रखना है तो पोलर रखना होगा। तो मेरे पास अगर इसके अंदर मैं O2 घोलने जाऊं, O2 खुद कैसा है, नॉन पोलर है, और एक HCl ले लूं जो कैसा है, पोलर है। पोलर क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ही, वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आसानी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से। एक और मैं ले लेता हूं, वो है बेंजीन। बेंजीन जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब बताइए कि अगर मैं O2 को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो सॉल्युबिलिटी हाई मिलेगी कि लो। सर अभी आपने बोला लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, अब आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर को ऐड कर दो अगर O2 के साथ में, तो सर देखो ये रहा पोलर, ये रहा नॉन पोलर, सॉल्युबिलिटी लो हो गई सर। यस, अगर मैं बात करूं वाटर को, ये रहा H2 और इसको HCl के साथ ऐड करूं, सर ये भी पोलर, ये भी पोलर, सर सॉल्युबिलिटी हाई मिलेगी, सिंपल। अब देख मेरे भाई, इस तरफ तेरे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अगर तू क्या घोल दे, बेंजीन कैसा है सर, नॉन पोलर। अगर इसके अंदर तू HCl घोलेगा सर सॉल्युबिलिटी लो हो गई ना। सर बेंजीन यानी C6H6 के अंदर मैं क्या घोल दूं, सर आप O2 घोलिए बढ़िया से। तो O2 जैसे ही घोलूंगा तो क्या होगा, O2 जैसे ही अगर मैंने घोला, क्या सॉल्युबिलिटी हाई मिलेगी, सर हाँ हाई मिलेगी, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो सिंपल से समझ में आया, लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक। पोलर किसको डिसॉल्व करेगा, पोलर को, नॉन पोलर किसको डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को। यहां समझ में आया। चलिए आगे कंसिडर करते हैं कि ये तो सॉल्युबिलिटी किसका इफेक्ट हो गया, नेचर का इफेक्ट हो गया। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करती है, तो याद रखें ले चैटलियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको समझाने की कोशिश की थी, जिसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम के बारे में हमारे पास कुछ टॉपिक्स है लास्ट ईयर में कंसीडर किए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन की क्या होती है, एंथैल्पी होती है। क्या होती है हमारे पास, एंथैल्पी होगी। अगर एंथैल्पी के बेसिस पे हम जाते हैं कि एक सॉल्यूशन आप बना रहे हैं और एंथैल्पी देखें, एंथैल्पी मतलब एच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एंथैल्पी देखें, वो अगर जीरो से ज्यादा हो, पहली कंडीशन जो है वो जीरो से ज्यादा, और दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि किसी सॉल्यूशन की एंथैल्पी अगर कैसी है, जीरो से कम है। एक है एंथैल्पी जीरो से ज्यादा और एक है एंथैल्पी जीरो से कम। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर कुछ नहीं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस है। देख अगर एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है तेरा, यहां पर नेचर की बात करते हैं, यहां नेचर की क्या बात करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें। हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसकी डेल एच या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्ट पड़ेगा कई चीजों पर। सर किस पर इफेक्ट पड़ेगा, पहली चीज है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे अफेक्ट होती है, मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई, जल्दी से इधर पार्टिकल, जल्दी से इधर, मूवमेंट फास्ट होगी पार्टिकल्स की। अगर पार्टिकल्स मूव फास्ट करेंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। सर कैसे सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इससे समझिएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर आप चाशनी बनाने जाते हैं तो आपने पानी के अंदर H2O के अंदर क्या ऐड किया है, शुगर ऐड की है। H2O के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं,
शुगर, ओके ओके ओके, शुगर 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 दो बार दिख गया है। ये हटाओ शुगर को। तो मेरे ऐड करते जा रहा हूँ क्या, इसके अंदर शुगर ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड किया मैंने शुगर। सर अगर मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, पानी तो सेम अमाउंट ले लिया, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे चाशनी बनाता हूँ या ऐसे ही गरम गरम करता हूँ नॉर्मल, अब मैंने गरम नहीं किया है, तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सम ग्राम ऑफ क्या मिलेगा मुझे, सम ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व होगी और वो सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा। अगर मैं चाहता हूं इसको और घुल जाए और अमाउंट ऑफ शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, तो इसके लिए मुझे क्या डिपेंड करेगा, मुझे इसे क्या करना होता है, चाशनी बनाने के लिए इसको और ज़्यादा गर्म करना होगा। इसके लिए मैं इसे क्या करूँगा, टेम्परेचर दूंगा। ओके, मैंने एक बुल्सन बर्नर ले लिया, एक बुल्सन बर्नर की मदद से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ फ्लेम्स दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेम्स अगर मैं इसे दूंगा, तो फ्लेम्स की वजह से इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है, क्या है, सॉल्युबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या घुलेगा इसके अंदर, और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर घोलने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। सर इसको अगर हम वर्डिंग के लैंग्वेज में देखें तो क्या होगा, अगर किसी की डेल एच की वैल्यू, ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए आपको सॉल्यूशन की एंथैल्पी याद रखना होगा, अगर 0 से कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ओके, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां देख रहे हो तुम, डेल एच की वैल्यू बढ़ाओ, इसकी सॉल्यूशन की एंथैल्पी अगर क्या है, पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, तो और ज्यादा क्या घुलते जाएगा। ऐसे याद रखो कि आपके पास सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक एक ग्लास में रखो एक ठंडा पानी जो बर्फ से फ्रिज से निकाला हुआ बर्फ वाला पानी है, और एक रखिएगा क्या, एक कुनकुना या नॉर्मल पानी। इन तीनों ही, दोनों ही कंडीशन में आप देखिएगा, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ शुगर घोल कर देखिएगा, किस में जल्दी घुल जाती है या किस में ज्यादा घुल सकती है। सॉल्युबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग देख लो कि किस में जल्दी घुल रही है और किस में आसानी से घुल जा रही है। आप ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी हम ऐसा करते हैं कि जो नॉर्मल या कुनकुना पानी है उसमें जल्दी सॉल्युबिलिटी हो जाती, सॉल्युबिलिटी जल्दी होती। इससे रियल लाइफ में कुछ नहीं तो आप एक चाय वाले तो बन ही जाओगे। कैसे, अगर आपने एक चाय वाले को देखा है, कोई चाय वाले, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, चाय वाले की बात करें हम, तो उसमें पता चलता है कि जब भी वो चाय बनाता है तो उसका एक बेसिक रूल होता है कि वो शक्कर जब भी डालेगा, जब पूरी तरीके से चाय खौल जाती है, तो इससे क्या होता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, और सॉल्युबिलिटी हाई होने की वजह से, हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से जो शुगर है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अगर वो पहले से ही क्या करेगा, उसके अंदर शुगर डाल के रखेगा, तो वैसे ही उसके टेम्परेचर को ज़्यादा जाने में टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए वो क्या करता है, जैसा ही वो खौल जाती है चाय, उसको पता है कि टेम्परेचर हाई पहुंच चुका है, टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है मेरे भाई। क्या हाई होती है, सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है, याद रखोगे। हाँ, अगर सर किसी भी सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है, लो है, किससे, जीरो से लो है, तब अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, रेज इन टेम्परेचर अगर आप कर रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो सॉल्युबिलिटी कब घटेगी, जब उसकी सॉल्यूशन की एंथैल्पी 0 से कम होगी या नेगेटिव होगी, तब जाके ये कंडीशंस आपको दिखाई देंगे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि कैसे काम करता है सॉल्युबिलिटी का फंडा। सर ये तो हो गया सॉलिबिलिटी का इफेक्ट, किसके ऊपर, टेम्परेचर का इफेक्ट है सॉलिबिलिटी के ऊपर। सर प्रेशर किसी तरीके से अफेक्ट करता है, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का इफेक्ट होता है ज्यादातर गैसेस के लिए, बट अभी तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करूं, मैं प्रेशर लगा रहा हूं कहाँ पर, ये सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या घुला हुआ है मेरे पास,
ओके, ये रहा हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर देखें तो दो चीजें प्रेजेंट हैं। अगर हमको याद है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्या, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन है, इसके अंदर मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, इसमें जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये टोटल सॉल्यूशन मिक्स्ड है दो चीजों से। कौन कौन सी चीजें, अगर हम पहले ही कंसिडर करके रखें कि ये है क्या, तो आसानी से समझ सकते हैं। इस सॉल्यूशन में आपने लिया था क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट था वो कैसा था, सॉल्यूट था सर सॉलिड। जिसके अंदर घोला था वो कैसा था सर, वो तो लिक्विड था। एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। और आप कर क्या रहे हो, प्रेशर लगा रहे हैं सर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपने प्रेशर लगाया तो सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट दिखेगा, तो जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा आपको पता है ये कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फैलना शुरू होंगे। बट यार सर, हमने तो पढ़ा है ना तो सॉलिड और ना ही लिक्विड, ये दोनों ही क्या नहीं होते हैं, ये दोनों ही कंप्रेसिबल नहीं होते। सर कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी जीरो मतलब इफेक्ट जो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब इफेक्ट ही नहीं हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी का, एक भी पार्टिकल्स के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर, यानी कि डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है इनके ऊपर यूज करना। समझ में आया, तो रीजन क्या है, तो हम लिखेंगे बिकॉज दे आर नॉन कंप्रेसिव। समझ में आया, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिव होते हैं। नॉन कंप्रेसिव होने की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, वैसे ही रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, किससे, प्रेशर से। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इस पे। सर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, तो बाकी सारी चीजों का तो पड़ रहा होगा। सर प्रेशर फिर किसको अफेक्ट करता है, तो प्रेशर के लिए हमने बात की थी, तो प्रेशर ओनली अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। यानी कि अब उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे याद करना पड़ेगा किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट कैसा रखना होगा, सर लिक्विड रखना होगा। फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो थे हमारे फर्स्ट पार्ट में थे। ओके, गैस को हमने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, बट सॉल्यूशन जो है वो अभी भी कैसा है, लिक्विड है। इसकी सॉलिबिलिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, वही सारी तीनों चीजें सर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट प्रेशर। ये तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं किसको, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर गैस कितनी घुलेगी वो डिपेंड करती है तीन ही चीजों पर। पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट क्या, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। सर बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं पानी के अंदर, पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, घुल जाएगा आराम से, घोलो कोई भी आप। ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, किसके अंदर, पानी में, बट इट इज द हायर सॉल्युबल इन, क्योंकि उतने लिए बहुत एक्वाटिक के लिए उतनी ही सफिशिएंट है, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे लिए वो उतनी सफिशिएंट नहीं है, बट एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वो सफिशिएंट है वहां पर। अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर, हमने पहले भी बोला कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैसी होगी, लो होगी, बट उतनी ठीक है जितनी एक्वाटिक एनिमल्स को चाहिए, एक्वाटिक लाइफ को चाहिए। अगर ज्यादा घोलना है तो क्या, क्या वाटर में मैं HCl को ज्यादा घोल सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि HCl का अमाउंट ज्यादा घुलता है किसमें, पानी में, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। रीजन क्या है सर, ये कैसा था, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। इसका अगर अभी आपको नेचर याद है तो ये नॉन पोलर नेचर था, कैसा था, नॉन पोलर। और HCl कैसा था, पोलर नेचर।
तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अफेक्ट करते हैं आपकी सॉलिबिलिटी को। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपकी सॉलिबिलिटी को। सर एक बेसिक सा याद रखना है कि सॉलिबिलिटी और किस पे डिपेंड करती है। तो सेकंड हमने बोला था कि सर टेम्परेचर से भी अफेक्टेड होती हैं। टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड होती हैं? तो एक गैस के अंदर पार्टिकल्स ट्रैप्ड रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी लो रहती है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स है। इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मैंने एक गैस ट्रैप कर दी है। उस गैस के पार्टिकल्स हैं कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। ओके, अगर पार्टिकल्स ट्रैप्ड हैं यानी कि ऑलरेडी इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये रहे हमारे पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स जो किसके अंदर डिसॉल्व है? हमारे इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व हैं। ये पार्टिकल्स उस समय कैसे रहेंगे? आपको इस समय आपको जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे वो लो काइनेटिक एनर्जी पे होंगे। अभी कंडीशन ध्यान से रखिएगा कि टेम्परेचर मैंने क्या रखा हुआ है? लो रखा हुआ। टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी। पार्टिकल्स का मूवमेंट भी कैसा दिखाई देगा आपको? जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट, मोशन जो है वो कैसा होगा? सर लो होगा। लो काइनेटिक एनर्जी तो लो मोशन होगा। अ- अगर यहाँ पर मूवमेंट स्लो है, मूवमेंट स्लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स उसी के अंदर ही रहेंगे। सपोज इस कंडीशन को रिवर्स कर दूं मैं। रिवर्स कर दूं मतलब कैसे रिवर्स करेंगे हम? देखो, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या होगा? द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है? जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है उसका मोशन भी कैसा होता है? हाई होता है। उसका पार्टिकल्स हाईली मूव करते हैं। बार बार किससे टकराएंगे? वो टकराएंगे वॉल से और दूसरे पार्टिकल्स को, उनको काइनेटिक एनर्जी पास करेंगे। तो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन क्या हो जाएगा? सर मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी हाई हो जाएगा। क्या ये पार्टिकल्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो बाहर मूव करना स्टार्ट नहीं कर देंगे? तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पार्टिकल्स जो उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बाहर मूव करेंगे। अगर बाहर मूव करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या इसके अंदर सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहां पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है अमाउंट पर, यानी यहां पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी और लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट समझ में आया कि कैसे इफेक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो यहाँ दिख रहे होंगे कि अगर यहाँ कैन ओपन होती तो ये पार्टिकल्स देखो, ये मूव करके बाहर जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, पार्टिकल्स निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स जो घुले हुए हैं इसके अंदर ट्रैप्ड हैं वो क्या होंगे? बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बट यहां पर कंडीशन देखो, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर है यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। लो काइनेटिक एनर्जी तो हाई सॉल्युबिलिटी रहेगी। सॉल्युबिलिटी कैसी मिलेगी आपको? हाई। तो यहां पर पता चलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पे किसी चीज को रखोगे तो आपको सॉल्युबिलिटी हाई मिलेगी। यही रीजन है, आपने ये देखा होगा कि एक्सपांशन की वजह से ही, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जितने भी आपके बाइसिकल्स के टायर्स होते हैं या फिर आपकी गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है। जो एयर ट्रैप्ड है उस एयर को जैसे ही टेम्परेचर मिलता है, ये पार्टिकल्स भरे हुए हैं किसके? एयर के पार्टिकल्स हैं जो आपके किसके अंदर भरे हुए हैं? मैंने एक बाइसिकल्स का या किसी का भी टायर है, उस टायर के अंदर जो पार्टिकल्स मैंने भरे हैं उस पार्टिकल्स को अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो ये पार्टिकल्स बाहर जाने के लिए ट्राई करेंगे और पार्टिकल्स जैसे ही बाहर गए, पार्टिकल्स को मिली नहीं जगह तो वो इसको फोड़ते हुए बाहर निकलेंगे। तो हाई प्रेशर होगा
तो कई बार आपको ऐसे तरीके से या तो ब्लास्ट दिखाई देता है, ओके, जिसकी वजह से क्या होते हैं, टायर फटते हैं। और ये कौन से सीजन में होता है आपको भी पता है कि ये मोस्टली किस सीजन में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जब आपके यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। और हाई टेम्परेचर कब होता है, गर्मियों के समय। गर्मियों के समय जैसे ही गाड़ियों को आपने बाहर रखा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी अगर लो क्वालिटीज है तो उस कंडीशन में हाई एक्सपांशन की वजह से ये फट सकते हैं। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब एक बात बताइए कि सर हमने बोला कि लो टेम्परेचर पे क्या होती है, गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, और हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं, गैसेस कम डिसॉल्व होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होती है, एक्वाटिक लाइफ होती है, वो अच्छी सस्टेन कहाँ करेगी, उनको कंफर्टेबल कहाँ फील होगा, लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे। सर ऑब्वियस है ना, लो टेम्परेचर पे फील होगा, क्योंकि उस समय उनको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व मिलेगी। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल रहा है किसी जगह पे, तो आप वहीं पर कंफर्टेबल फील करेंगे ना, कि उस जगह पर जहाँ पर आपको सर्वाइबिलिटी ही कम है, वहाँ पर आपको सांस ही नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक्वाटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं किसमें, कोल्ड वाटर में, एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्योंकि वहां पर सॉलिबिलिटी, एक्वाटिक भी जानते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी जानते हैं कि कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, हाई सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी कैसी मिलेगी, यहाँ पर हाई मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लो सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी अगर लो है तो सॉलिबिलिटी लो होने की वजह से, तो लो सॉलिबिलिटी की वजह से वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, तो लो ग्रोथ भी मिलेगी। तो हाई ग्रोथ के लिए वो ऐसे वाटर में कंसिडर बेसिकली कंफर्टेबल रहेंगे जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन मिले। तो अब समझ में आया कि ठंडे पानी की मछलियां ज्यादा भारी रहेंगी या ग्रोथफुल रहेंगी, या गर्म पानी की, गर्म पानी की मछलियों का साइज भी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर कैसी रहेंगी, छोटी रहेंगी। तो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है आपका बायोलॉजिकल इकोसिस्टम। एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम भी अफेक्टेड होता है सॉलिबिलिटी से। आप एक्वाटिक लाइफ से सीख सकते हैं कि कैसे सॉलिबिलिटी अफेक्ट कर रही है। तो इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे पास। ओके सर, ये इफेक्ट जो है किसका, प्रेशर का इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, इन सारी चीजों को हम बात करें इसी चीज को बताने के लिए कि ये प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। हमने अभी टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, अब हमारा जो इफेक्ट है वो प्रेशर का इफेक्ट है। टेम्परेचर तो अफेक्ट करता ही है, तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। हमें पता है कि किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर एक पिस्टन अगर मैं रख लेता हूं, ये एक कंडीशन रखी मैंने, ये है एक मेरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनाते हैं हम। इसके अंदर मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अरे भाई किधर गया सॉल्यूशन, ये रहा। इस सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मेरे इसकी सरफेस है, आपको सरफेस दिखाई दे रही होगी, यहाँ इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये रहा पार्टिकल्स किसके हैं, यह प्योर सॉल्वेंट है ये हमारा। इस सॉल्वेंट को आपको घोलना है, इस सॉल्वेंट में आप घोलना चाहते हैं कोई गैस। चलिए सर एक गैस ले लेते हैं। सर कौन से कलर की गैस लोगे, ये रहा येलो। सर येलो तो ऑलरेडी है हमारे पास, पिंक ले लेते हैं आपका फेवरेट। ओके, यहाँ पर किसके पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। दिख रहे होंगे यहाँ पर अभी प्रेशर कैसा है मेरा, लो प्रेशर है। प्रेशर कम है तो यहाँ एक दो ही गैस पार्टिकल्स इसके अंदर घुली हुई हैं, कम ही है। सर एक काम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लगाते हैं एक पिस्टन। चलिए अब हमारे पास जो एक पिस्टन है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। सर ये लगाया हमने क्या, पिस्टन, ये पिस्टन 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 क्या काम करता है, पिस्टन बढ़ाता है प्रेशर। देखो ये प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब जैसा ही मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा,
सर पिस्टन तो आ गया, इरेजर साइज बहुत ज़्यादा है भाई। चलो ये पिस्टन है मेरे पास। अरे भाई किधर चला गया? ये पिस्टन को नीचे लेकर आओ। ये पिस्टन नीचे लेकर आया। ये पिस्टन आ गया इधर। पिस्टन इधर आ गया है तो आपको पता है गैसेस के पार्टिकल्स भी और अंदर आने ट्राई करेंगे। जैसे ही मैं नीचे लाऊंगा तो गैसेस के पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? सर ये गैसेस के पार्टिकल्स जो बाहर प्रेजेंट थे, क्या वो और अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएंगे? सर पैसे जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर आता आता जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर ऊपर होगा ऐसे जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस किसके अंदर घुलने वाली है? ये सारी गैस ज़्यादा ज़्यादा घुलने वाली है इस सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज़ों सर कितना अमाउंट घुलेगा कितना नहीं घुलेगा ये कैसे पता करेंगे? तो इसी चीज़ के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन से साइंटिस्ट हैं? ओके, इनका नाम क्या है? हेनरी, विलियम हेनरी जो थे, विलियम हेनरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया क्या बताने के लिए? क्वांटिटेटिव। कौन सा अमाउंट? याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में? सर प्रेशर का इफेक्ट और उनकी सॉलिबिलिटी के बीच में। क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट में घुलेगा, ये सारी चीजें किसने बताई? हेनरी भाई साहब ने अपने लॉ में बताई। तो इसे हम किस लॉ से जानते हैं? हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। हेनरी लॉ कहता है सिंपली, ये कब दिया गया था? 1803 में दिया गया था। इन्होंने एक बेसिक बात कही कि अगर आप प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हो तो एक चीज कांस्टेंट रखो, वो क्या है आपका? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कैसा रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट देखना है और आपका स्पेसिफिक क्या ले लो आप? एक कोई सॉल्यूट ले लो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करो, उनका नेचर सेम रखो, तब कंडीशंस की बात हो रही है। उस समय अगर आप देखें तो आपको एक बात पता चलेगी, क्या बोले? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो सकती है किसके अंदर? एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। वो डिपेंड करती है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके ऊपर या उसकी सरफेस के ऊपर लगने वाले, उसकी सरफेस के ऊपर लगने वाले किसके? प्रेशर के। किसके? पार्शियल प्रेशर के अबाउ द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कितनी गैस घुलेगी इसके अंदर, अभी हमने बोला कितनी गैस घुलेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? सर प्रेशर। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। ओके, सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड किससे रहेगा? प्रेशर से इफेक्ट होगा, क्योंकि ये गैसियस है और गैसेस जो है वो किससे अफेक्टेड होती हैं? गैसेस अफेक्ट होती हैं प्रेशर से। ये जो है हमारे विलियम हेनरी जो है वो हैं तो डाल्टन के समय के, इसीलिए पार्शियल प्रेशर में आपको दो लॉज देखने को मिलेंगे। एक डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ है और इनका भी है। बट ये भाई सब क्या होते हैं? ये शेरों की तरह चलने वाले इंसान है। बोले डाल्टन से इंस्पायर भी नहीं हुए, बोले उसी टाइम के थे, बट इन्होंने इंडिविजुअल काम किया। बोले हम किसी से मिलकर या किसी के साथ में रहकर काम नहीं करते हैं, हम सारे लॉज जो देंगे, इन्होंने अपने जो लॉ प्रपोज किए वो इंडिपेंडेंटली किए हैं। किसके टाइम के? ये किसके टाइम के हैं? डाल्टन्स के टाइम का है। कुछ लॉज आपको डाल्टन्स के पार्शियल लॉ, जब हम राउट्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कंसिडरेशन हम लेंगे किसका? डाल्टन का थोड़ा। यहां पर हमें अगर सॉलिबिलिटी या क्वांटिटेटिवली हम देखें कि कितना अमाउंट घुल रहा है, तो हम एक कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में ले लेते हैं जो है क्या? मोल फ्रैक्शन। अगर मैं उस गैस की, इसकी, उस गैस की सॉलिबिलिटी को मेजर कर लेता हूं किसमें? मोल फ्रैक्शंस में। आप किसी में भी ले सकते हैं, बट उस समय उसने किसमें कंसीडर कर रहा है? वो मोल फ्रैक्शन में कंसीडर कर रहा है। सर क्यों मोल फ्रैक्शन में? क्योंकि आपको पता है कि सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पिछले पार्ट में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं चीजें, पर जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन के ऊपर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? किसी भी तरीके से टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं टेम्परेचर का। कांस्टेंट रखो ना रखो पर मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द
हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर आप लगा रहे हैं वो उसका वेपर प्रेशर जो है, या आप क्या बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर को किस में ले रहे हैं, उसके वेपर फेज में बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके किसके, मोल फ्रैक्शन के। अगर मोल फ्रैक्शन को मैं जीटा बोल रहा हूं तो ये रहा मेरे पास क्या जीटा, तो इनका यही कहना है क्या, प्रेशर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जीटा के। जीटा है बोले तो, जीटा बोले तो क्या, जीटा बोले तो मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो अमाउंट जो भी है जितना वो डिसॉल्व होने वाला है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के। हाई प्रेशर होगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस घुलेगी, सर लो प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी आपको कैसी मिलेगी, लो। इसीलिए जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं अगर वो हाईली प्रेशराइज्ड हैं, अगर कैप्ड हैं, उनको कैप किया जाता है हाई प्रेशर पे, तब तो उसमें ज्यादा गैसेस रहेंगी। और जैसे ही हम उसकी कैप को क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे ही रिलीज करेंगे क्या होगा, उसमें से आप जितनी भी गैसेस हैं जो हाई प्रेशर पे उसके अंदर भरी गई थी वो क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगी, और आपको साउंड मिलेगा क्या, ये जब तक उसके अंदर ये प्रेशर मौजूद है तब तक भी आवाज आती रहेगी। सिंपली याद रखना कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब आपको पता है कि कोई भी प्रेशर है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीटा के, तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, के एच, और ये रहा हमारा जीटा। अब ये जो के एच है, के एच रिप्रेजेंट करता है हमारे कांस्टेंट को जिसे हम क्या कहते हैं, हियर वी आर, के एच इज अ कांस्टेंट and which is known as Henry's constant। किसके नाम से बोलोगे आप लोग, ये हेनरी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई साहब हेनरी ने दिया है तो किसका कांस्टेंट होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा। क्या हेनरी कांस्टेंट किसी भी तरीके से आपके किसी चीज को अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि हमने यहां पर क्या रखा है, लो प्रेशर रखा है। लो प्रेशर में क्या होगा, ये जो गैसेस हैं वो यहां पर प्रेजेंट होती थी, ओके। अभी गैसेस अलग अलग नेचर्स की हो सकती हैं, ये मेरे पास गैस है बट यहाँ जो है प्रेशर हाई है जिसकी वजह से ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं उसके यहाँ घुल गए होंगे, तो यहाँ पर भी मिल गया होगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर हाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर लो प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी, लो होगी। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा के एच का, यहाँ पर के एच को अगर मैं लेकर आता हूं तो के एच के बारे में मुझे कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली इक्वल्स टू है, ऑलरेडी हम ये सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप देखें तो P इज इक्वल्स टू था किसके, के एच के, वहां था जीटा। क्या अगर यहाँ के एच का फॉर्मूला निकाला जाए तो के एच का फॉर्मूला क्या होगा सर, विच इज P अपॉन जीटा के, P अपॉन जीटा होगा। ये नीचे चला गया जीटा, ये P अपॉन जीटा मिल गया आपको ये फॉर्मूले में। अगर आप इसे देखें तो क्या पता चलता है कि इन दोनों का सर रिलेशन देखो आप, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जीटा के। सर हाँ, साफ साफ दिख रहा है। यानी कि किसी भी गैस का अगर मुझे नेचर पता है, किसी का मुझे के एच पता है, क्या पता है सर, के एच किसी गैस का अगर हाई है, दो गैसेस ले लेता हूं मैं, जिस भी गैसेस का के एच क्या है, हाई है, सर के एच हाई होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ना रिलेशन, अगर के एच हाई है तो सॉल्युबिलिटी लो होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो। के एच हाई तो जीटा क्या होगा, लो मिलेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो इस ग्राफ में देखिए प्रेशर की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और
प्रेशर की बात करते हैं। इन दोनों में ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहेंगे, O2, N2 और हीलियम। इन तीनों में बताइएगा कि किसकी KH वैल्यू हाई होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा कि किसकी KH वैल्यू हाई होगी। एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन और एक हीलियम है। एक ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब जीटा, और ये है इसका प्रेशर। ओके, प्रेशर और जीटा के बेसिस पे आपको बताना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। यहां पर आप देखिए कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ लो प्रेशर पे मिल रही है और इसकी सॉल्युबिलिटी आपको देखें तो यहाँ पर मिल रही है। ये सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। इस बेसिस पे आप बताइएगा मुझे कि किसकी सॉल्युबिलिटी, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, इन तीनों ऑप्शंस में आप बताइए कि किसकी केएच वैल्यू हाई होने वाली है। जिसकी केएच वैल्यू है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला हो। क्या केएच वैल्यू का भी इफेक्ट किसी पे पड़ता है? तो अगर मैं केएच को यहां लेता हूं तो ध्यान से देखिएगा, केएच भी किसी ना किसी चीज से तो अफेक्टेड होता ही होगा। तो ये केएच के बारे में बात करते हैं हम। केएच को अगर हम देखें, पहला ये टेम्परेचर से भी अफेक्टेड होता है। किससे अफेक्टेड होता है? टेम्परेचर से। केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सर टेम्परेचर का और इनका क्या रिलेशन है? तो टेम्परेचर और केएच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, किसी भी गैस के आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसकी केएच वैल्यू बढ़ जाएगी। सर केएच वैल्यू बढ़े से हमारे इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है? सर केएच वैल्यू बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में हमारे पास दो टेम्परेचर्स पर क्या किया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है कि 298 केल्विन पर और 303 केल्विन पर। इन दोनों टेम्परेचर में आप देखेंगे कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। आपके पास ऑप्शन मिलेंगे ऑक्सीजन का, अभी आप लोग एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे और उसमें देखना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉल्युबिलिटी इन टेम्परेचर्स पे डिफरेंट दी है। इस पर अलग दी है दो और इसकी दो अलग सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेंगी। और ये किस पे डिपेंडेंट कर रही है? ये केएच की वैल्यूज दोनों ही अलग अलग हैं और ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर? टेम्परेचर पर। देखो एक हमारे 298 केल्विन पर है, दूसरी है 303 केल्विन पर। क्योंकि टेम्परेचर अलग है तो केएच वैल्यू अलग होंगी। एक ही गैसेस की दो केएच वैल्यू आ रही हैं, मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर आपने टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट नहीं रखा होता तो वैल्यू वैसे भी चेंज हो जाती। तो हाई केएच वैल्यू की वजह से सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी। सर ये तो हम बेसिकली ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, आपने बोला कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ आप देखिएगा। यहां पर अभी क्या है, मैंने कोई भी गैसेस ऐड नहीं की हैं इसके अंदर, कोई प्रेशर मैंने नहीं बढ़ाया है। अब मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करते हुए जा रहा हूं। तो क्या मेरे पास शुरुआत में ये प्रेशर, ये जीरो प्रेशर पे रहेगा और जैसे ही मैं क्या इंक्रीज करता जाऊंगा, प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया है। ओके, पहले मैंने प्रेशर लो रखा है। ओके, ये प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं। मैंने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया तो इस प्रेशर पे तो बहुत कम ही गैसेस घुल रही थी, और जैसे जैसे मैं क्या करते जा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करते जा रहा हूं, उतना ज्यादा गैसेस क्या होती जा रही हो, उस सॉल्यूशन के अंदर घुलती जा रही हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं किसका? HCl गैस का सॉल्यूशन किसके अंदर बना रहा हूं मैं? साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अब साइक्लोहेक्सेन के अंदर जैसे जैसे मैं घोलना स्टार्ट करूंगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी पता चलती जाएगी। यहाँ इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर जाकर मेरी सॉल्युबिलिटी ये रहेगा। इफ मैं प्रेशर और इंक्रीज करता हूँ सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज होती है, मैं प्रेशर और इंक्रीज करता हूँ सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है, और ज़्यादा मोल्स मेरे मोल फ्रैक्शंस घुलते जाते हैं और ज़्यादा घुलते जाएंगे। यानी एक सिंपल सी बात पता चली कि अगर आप क्या करते जाएं, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा आपको किस किस के बीच में? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है वो एक्चुअली ये बताता है आपको कि वो उसकी केएच वैल्यू क्या देगा। यहां आपको इसके पीएच वैल्यू मिलेगी और यहां यहां पर आप क्या देखेंगे? इसका प्रेशर, और यहां पर है उसका जीटा।
यहाँ जीटा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगी उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, उसी गैसेस के हेनरी कांस्टेंट के इक्वल। जितना भी उसका हेनरी कांस्टेंट है वही उसकी इन दोनों का रेशियो देगा। तो ये दोनों एक्सिस पे आप देख सकते हो, आपके पास एक्स एक्सिस पे भी है वैल्यूज और वाई एक्सिस पे देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों ग्राफिक्स को अच्छे से समझकर बनाइएगा। ओके, चलिए आगे। अगर हम ये बेसिकली देखें तो हेनरी कांस्टेंट का हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है या हेनरी कांस्टेंट का क्या इफेक्टेड हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो आता है वो हेनरी कांस्टेंट का वो होता है हमारे सॉलिबिलिटी का, जो सोडा इंडस्ट्रीज या कार्बोनेटेड वाटर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं उसका। देखिए, आपने देखा है कि जितनी भी बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स को के अंदर गैसेस को क्या करके रखा होता है, गैसेस को हाई प्रेशर पे रखा जाता है। काय पे रखा जाता है, हाई प्रेशर पे रखा जाता है। इस हाई प्रेशर में क्या होता है, जैसे ही हम हाई प्रेशर पे रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या रहती है, ट्रैप रहती है। अब ये जो ट्रैप्ड है हमारे पास, कौन, ट्रैप्ड CO2 है, वो उसके अंदर ज्यादा सॉलिबिलिटी रहेगी। जब तक इसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा तब तक इसका टेस्ट रहता है। और जैसा ही इसकी ऊपर से कैप आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और जैसा ही कैप रिलीज करते होंगे तो हाई प्रेशर के साथ आपको देखने को मिलती है कि ये गैस क्या होगी, रिलीज होती है। कई बार सैम्पियंस की बॉटल्स के आपने देखा होगा कि जैसे ही कैप रिलीज करते हैं सैम्पियंस की बॉटल से ऐसे सैम्पियन बाहर आती है। वो आपने सेलिब्रेशंस देखे होंगे कि सेलिब्रेशंस में ऐसे कैसे गैसेस, जैसे ही हम शेक करते हैं उसके गैसेस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं, और जैसे ही आपने कैप ओपन किया वैसे ही वो फ्री होकर क्या होंगे, रिलीज बूम देते हैं। देखा होगा कि अगर आप ये कैप नहीं हो भी ओपन करते हैं तो अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। अगर इसके इतना प्रेशर हो गया कि ये बाहर आ गए तो इसको भी फोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने ये बूम्स कई जगह देखा होगा, जो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से होता है। तो टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ाने के लिए उन बॉटल्स को सील्ड किया जाता है किस पर, हाई प्रेशर पर। मतलब हाई प्रेशर मतलब हाई सॉल्युबिलिटी। याद रखोगे कि हाई प्रेशर हाई सॉलिबिलिटी, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, प्रेशर रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी घट जाती है। और कोई चीजें एप्लीकेशन कहीं यूज कर सकते हो तो ध्यान से सुनिए कि जितने भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग जानते हो कि जो अंडर वाटर जाते हैं, अगर मैं ये इसको सरफेस मानकर चल रहा हूं तो ये मेरे क्या है, एक सरफेस है, और ये डीप ओशंस की सरफेस है। ये दिखाई दे रही होगी, ये सरफेस किसकी है, ये किसी ओशन की सरफेस है। ओके, जैसे ही मैं बात करूं कि यहां पर प्रेशर एक एक लाइन के बाद, हर लाइन के बाद क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, प्रेशर दिखाई दे रहा होगा आपको, हर लाइन पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं हर लाइन के नीचे जा रहा हूं मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इसका प्रेशर धीरे धीरे धीरे, वाटर का प्रेशर या वाटर के जो प्रेशर की वजह से टेंशन्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो स्कूबा डाइवर्स जो हैं उनको मस्ट कॉप विद द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैसेस, okay, while the breathing air at the high pressure underwater। देखो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा क्या, इस समय हमारे पास हम नॉर्मल कहाँ पर है, हम नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा है, 1 atm प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर। अभी कितने प्रेशर पे जी रहे हैं हम, अभी 1 atm प्रेशर पर हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। तो उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट घुल रहा होगा, क्योंकि अगर आपका प्रेशर 1 atm है तो आपको पता है इसके अकॉर्डिंग इसका जीटा भी होगा। बट जैसे ही हम स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जो हैं
वो कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप ओशंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर P धीरे धीरे P क्या होता जाएगा, और ज़्यादा P और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर ज़्यादा यानी प्रेशर ज़्यादा, धीरे 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 प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है कि प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जीटा के। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या इनकी ब्लड में, इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई गैस नहीं घुलेगी। जो भी गैसेस ये लोग किस में लेके जा रहे हैं, सिलेंडर्स में लेके जा रहे हैं। इस सिलेंडर में जो भी गैसेस जा रही हैं वो हाई प्रेशर पे भरी हैं। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो इनकी बॉडी में जैसे ही ये ऑक्सीजन लेने वाले होंगे और जैसे ही ऑक्सीजन उनके ब्लड में पहुंचेगा, उनकी बॉडी के ऊपर लगेगा एक क्या, प्रेशर। और वो प्रेशर होगा कैसा, बहुत हाई प्रेशर होगा। इनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो एक एटीएम से बहुत बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम ये नॉर्मली सरवाइव कर रहे थे एक एटीएम पर अंडर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। 1 एटीएम से, एक एटीएम से ज्यादा प्रेशर लेने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी हाई। यानी कि सर उस समय इनकी बॉडी में ज्यादा गैस घुल रही होगी। ज्यादा गैस घुल रही यानी ऑक्सीजन का अमाउंट, या अगर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस इसकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या इसकी वजह से उसका ब्लड का थिकनेस जो है, ब्लड के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, ब्लड के पीएच में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके ब्लड के कंपोजिशन में। अब होगा क्या, जब ये वापस अपने अर्थ सरफेस पे आएगा, ग्राउंड पर आएगा, तो नॉर्मल कंडीशन क्या होगी इसकी, एक एटीएम हो गई। अब एक एटीएम पे वापस आया, बट जो उस समय इसकी बॉडी में क्या घुल गई हैं, ऑक्सीजन है या गैसेस हैं, क्या वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये बाहर आती हैं तो इसकी वजह से इसकी स्किन जो है, इसकी स्किन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जो स्किन के पार्ट अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वो बाहर आएगी। इसकी वजह से इसकी कैपिलरीज ब्लॉक कर सकती हैं, इसकी कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती है, और एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है स्कूबा डाइवर्स को, जिस बीमारी का नाम है क्या, बैंड। ये बैंड जो है वो इसी तरीके के डिसीज है। इस डिसीज में क्या होगा, इनको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें मसल टेंशन की वजह से, मसल टेंशन की वजह से क्या होगा, इनकी वजह से तो देखने को मिलेगा क्या, स्किन प्रॉब्लम्स। इनकी चाहे स्किन की बात करें, स्किन पर क्या हो सकते हैं, फोड़े हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जितनी भी ये कंडीशंस हैं वो इसी की वजह से होती हैं। स्कूबा डाइवर्स जो हैं वो इस डिसीज से अगर सरवाइव कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी किससे, बैंड से। अब ये जो बैंड बीमारी है इसमें क्या होता है, ये जो अंडर वाटर हाई प्रेशर की वजह से हाई अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं इनके ब्लड में, और जैसे ही ये ग्राउंड लेवल पर आते हैं, अब ये ग्राउंड लेवल पर आने की वजह से ये ऑक्सीजन या फिर जो भी गैसेस इसके ब्लड में डिसॉल्व हैं वो बाहर आना ट्राई करती हैं, क्योंकि प्रेशर लो हो चुका है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो। प्रेशर हाई तो सॉल्युबिलिटी हाई, प्रेशर लो तो सॉल्युबिलिटी लो। तो जहां से भी ये निकलना चाहे वहां से निकलना शुरू होती हैं। तो ये कैपिलरीज से रिलीज होती हैं, और हर एक बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, जहां से भी ये बाहर आने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या होगी, स्वेलिंग या फोड़े हो जाएंगे। अब ये जो कंडीशन है वो किसी जगह पे भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी मसल्स की वजह से हो सकती हैं, आपके फेफड़े या चेस्ट में हो सकती हैं, आपके फेसेस पे हो सकती हैं, किसी भी जगह पर ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ओके, याद रखोगे कि ये कंडीशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी आपको, और ये सारी कंडीशंस किसकी वजह से होती है, बैंड की वजह से। समझ में आया कि बैंड कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर सही कंपोजिशन ना लिया जाए। तो सर फिर हम क्या करते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, किसको अवॉइड करने के लिए, बैंड जैसी डिसीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, सही ढंग से क्या पढ़ा, केएच वैल्यूज को पढ़ा। क्योंकि अगर किसी भी अमाउंट, किसी भी गैसेस की अगर केएच वैल्यू हाई ली, और उस हाई वैल्यू वाली गैसेस अगर मैं लेकर जाता हूं कंपोजिशन में, तो क्या होगा, उस समय केएच वैल्यू का
हाई होने की वजह से प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा और हाई प्रेशर पर भी वो सॉल्युबिलिटी नॉर्मल होगी। तो इसलिए जितने भी टैंक्स होते हैं, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ, किससे फिल्ड होते हैं? एयर के साथ में। एयर के साथ में वो क्या करते हैं? डाइल्यूटेड विद द हीलियम। हीलियम का कंपोजिशन रखते हैं, क्योंकि हीलियम की बात करें तो हीलियम की KH वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, और हाई KH वैल्यू वाली गैसेस कम डिसॉल्व होती हैं। तो उसमें हीलियम कितना यूज करते हैं ये लोग? 11.7% क्या होता है इसमें? हीलियम यूज करते हैं। 56.2% आपका क्या यूज किया जाता है? 56.2% हम यूज करते हैं क्या? नाइट्रोजन गैस। ओके, और बचा हुआ जो आपका 32.1% है वो हम O2 गैस यूज करते हैं। तो आप स्कूबा डाइवर्स को ध्यान से देख, जितने भी सिलेंडर्स वो यूज करते हैं, अगर वो इससे बचना चाहते हैं, बैंड जैसी डिसीज से, इतनी खतरनाक वाली बीमारी से अगर बचना चाहते हैं, वो कंडीशन से बचना चाहते हैं, तो उनको सिलेंडर जो ले जाना होगा, उन सिलेंडर्स में हीलियम का कंपोजिशन 11.7% ले जाना होगा, और नाइट्रोजन का परसेंट कितना ले जाना होगा? 56.2%। वैसा ही ऑक्सीजन जो है वो 32.1% लेकर जाना होगा। अगर ये नहीं लेके जाते हैं तो वो गुजर सकते हैं कैसे? बैंड जैसी बीमारी से। तो जब भी अगर आप कभी भी ट्राई करें या किसी टाइप से स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स देखें, तो उनके कंपोजिशंस को ध्यान में रखकर ही जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाई प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। अब आती है इसका यूज क्या हाई प्रेशर पे ही पड़ता है? अगर कोई कहां पर जाता है, किसी माउंटेन्स की बात कर लें, कि जैसे हम माउंटेन्स की बात करते हैं, अब माउंटेन्स में क्या कंडीशंस होती है? माउंटेन्स में कंडीशन होती है किसकी? अब हाई माउंटेन्स पर आपको देखने को मिलेगा, ये माउंटेन्स कंडीशन है कि अभी हम अगर नॉर्मल सरफेसेस पे रहते हैं, तो नॉर्मल सरफेसेस की बात करें तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हम यहाँ पर अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो ये कंडीशन है हमारी 1 ATM की। और अगर आप हिल्स क्लाइंबिंग करते हैं, या फिर कहीं हिल स्टेशंस पर जाते हैं, और या फिर आप जैसे स्कूबा डाइवर्स में क्या करते थे, हम हाई हाई प्रेशर्स पे जाते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पर आपको पता है कि गैसेस का अमाउंट या धीरे धीरे प्रेशर क्या होता जाएगा? रिलीज होता जाएगा। यहाँ पर गैसेस जो हैं बहुत कम से कम मिलेंगी, और अगर आप पहुंच जाते हो इस जगह पर, इस जगह पर आपको दिखेगा क्या? आपकी इस कंडीशन पे प्रेशर के अमाउंट जो है बहुत कम होगा। लो प्रेशर फील करोगे आप इस कंडीशन में। क्या फील करने वाले हो आप? लो प्रेशर। मतलब जितना प्रेशर आपके लिए ऑक्सीजन का अमाउंट आपकी बॉडी में चाहिए, उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या नहीं हो पाएगी? पहुंच नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट आपको आदत हो चुकी है 1 ATM प्रेशर की, और उस 1 ATM प्रेशर पर ही एक अमाउंट आपकी बॉडी में घुलता है। आपने ऐसे ही उस पर पहुंचेंगे, प्रेशर हो गया है लो। प्रेशर लो होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। अब अगर बॉडी में ऑक्सीजन लो हुआ, यानी एनर्जी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी मेंटल स्टेट जो है वो भी डिफिकल्टी में पहुंच जाएगी। इसकी ये भी एक क्या है? एक मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है? एक हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ग्राउंड लेवल पे जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में घुल रही है, उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको कहां पर? ये हाई एल्टीट्यूड्स पर नहीं मिलेगी। हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या दिक्कत होगी? उस कंडीशन में आपका लो ब्लड ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी क्लाइंबर्स हैं उनको वीक महसूस होगा, और सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये सब सिम्टम्स हैं एक मेडिकल कंडीशन जिसका नाम क्या है?
एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वहां पर कम रहता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ पंप देखे होंगे। ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को सिमिलर रखने के लिए यहाँ पर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन पंप्स लेकर जाते हैं। ये ऑक्सीजन पंप्स देखे होंगे। इसी तरीके से आप देखें कि जब हम प्लेन की बात करते हैं, एक प्लेन में एक प्लेन ऑलरेडी बहुत हाई एल्टीट्यूड पर चल रही होती है। उस हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का अमाउंट वैसे ही कम है। इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपको सांस नहीं आती है तो तुरंत नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन मास्क आते हैं, और कहा जाता है कि तुरंत क्या लगा लें, ऑक्सीजन मास्क लगा लें, जिसकी वजह से वो उतने ही एक एटीएम प्रेशर पर आपको क्या देता है, एक एटीएम प्रेशर पे आपको ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से एनॉक्सिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी हर जगह यूज हो रहा है, हर कंडीशन में यूज हो रहा है। आप प्लेन के अंदर जो अनाउंसमेंट होती है उसमें भी इसी एनॉक्सिया का जिक्र होता है। एनॉक्सिया कंडीशन से ही बचाने के लिए उसमें कहा जाता है कि जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन आए तो ऊपर से मास्क आएगा और मास्क लगाइएगा, ऑक्सीजन मास्क, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई होगी, सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। वो सारी चीजें कंडीशन है उसमें। ये जो पॉइंट था वो किसको इंक्लूड करके रखता है, आपकी एनॉक्सिया को इंक्लूड करके रखता है। ओके, अब आता है सर जो वेपर प्रेशर रहता है किसी भी लिक्विड का, वो कैसे समझेंगे, क्या वेपर प्रेशर होता क्या है। अभी हमने बात की कि सर एक लिक्विड होता है, गैस होती है, और वेपर प्रेशर भी अफेक्ट करता है। एक लिक्विड की बात करते हैं, देखो ये है एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने क्या भर के रखा हुआ है, एक लिक्विड भर के रखा है। अब जो लिक्विड मैंने लिया है उसके बारे में नेचर आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैं लिक्विड ले रहा हूं उसके नेचर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो वोलेटाइल लिक्विड है या फिर वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अब जो मैंने लिक्विड यूज किया है उसके बारे में आपको एक बात पता है कि इसको जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा, ये मैं इसके लिए टेम्परेचर देते जा रहा हूं। ये इसको मैंने रखा एक ट्राइपॉड स्टैंड पे। इस ट्राइपॉड स्टैंड पे जब मैं देखूंगा और इसके ऊपर मैंने एक क्या लगा दिया है, बेल जार। इस बेल जार के ऊपर रखकर मैंने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। टेम्परेचर देने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक बर्नर रख लेते हैं, बुल्सन बर्नर से मैंने इसको गर्म किया, और जैसे ही गर्म किया इसकी ज्वालाएं, इसकी फ्लेम्स, ये क्या है हमारा बर्नर है, ये फ्लेम से मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि अगर ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल जैसे ही होगा अपनी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद ही इसके पार्टिकल्स यहां से मूव होना स्टार्ट होंगे। क्या ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, ऐसे सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसके हवा में उड़ते जाएंगे। पर मैंने इसको बंद करके रखा हुआ, कैसे, एक ब्लॉक कर दिया है पूरी कंडीशंस में। क्या ये इसकी वेपर्स बन गई हैं, सर ये वेपर्स हैं। ये इसकी किसकी वेपर्स हैं, इसी वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स हैं। अब ये वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स जो हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वेपर्स, ये पार्टिकल्स कौन से हैं जो रेडी हैं क्या करने के लिए, वेपर्स बनने के लिए। इन दोनों के बीच में आपको दिखाई देगा क्या, एक बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध, जिसमें क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी ही सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ क्या एग्जर्ट करते हैं, सर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ये लोग क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, प्रेशर लगाते हैं अपनी सरफेस पे, प्रेशर ऑन सरफेस, अपनी ही सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब जो लोग अपनी सरफेस को छोड़ चुके हैं वही लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही पार्टिकल्स जिसमें से वो निकले हैं उन्हीं के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कि बोले मत आ भाई, मैं, हम लोग गैसियस फेज में आ चुके हैं, हम लोग वेपर्स बन चुके हैं, बट तुम लोग मत बनो। यानी कि उसी की सरफेस के ऊपर क्या लगा रहे हैं, ये लोग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, क्या वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, इज द प्रेशर exerted by the vapors
कौन एग्जर्ट कर रहा है? वेपर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी हमने बोला कि इससे मैं क्या बढ़ा रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स कहां पहुंच जाएंगे? ये है इसकी वेपर फेज, ओके, और ये है इसकी लिक्विड फेज। लिक्विड फेज और वेपर फेज, देखो पहले लिक्विड किस में बदलेगा? वेपर्स में बदलेगा। फिर यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और कंडेंसेशन के बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वापस से जो लिक्विड है वो वापस से नीचे आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर आपको वेपराइजेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर कंडेंसेशन। यानी ये कंडीशन कब मिलेगी आपको? इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगी। ओके, जैसे ही ये वेपर्स लिक्विड वेपर बनेगा और वेपर वापस लिक्विड बनेंगे तो उस समय ये प्रेशर एग्जर्ट होगा और ये प्रेशर लगाएगा कौन? उसी लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स लगाएंगी किसके ऊपर? अपने ही सरफेस के ऊपर। तो अपने ही अपनों को दबाते हैं। जो हमसे बढ़कर आगे निकल गए हैं, गैसेस बन गए हैं, वही पार्टिकल्स हमको क्या कर रहे हैं? दबा रहे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है? चलिए, वेपर प्रेशर के बारे में ये भी चलते हैं कि इसी चीज को समझाने के लिए, वेपर प्रेशर को समझाने के लिए कौन आए हैं? राउट्स आए हैं। राउट्स ने क्या रिप्रेजेंट किया है? राउट्स ने एक्सप्लेन किया था कि ये वेपर प्रेशर कितना होगा और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। तो समझाने के लिए साइंटिस्ट कौन है? राउट्स हैं। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ओके, जिनका नाम था क्या? फ्रांसिस्को मार्टे राउट्स। इन्होंने 1886 में अपना क्वांटिटेटिव, इन्होंने भी कौन सा दिया है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर। कौन सा वेपर प्रेशर लिया था इसने? पार्शियल वेपर प्रेशर लिया था। पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन किया इसने। द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउट्स लॉ। अब ये तो रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में है? पार्शियल वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन के बीच में है। तो ये मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? ये हमारे किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? राउट्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। अब राउट्स लॉ पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि राउट्स एक्चुअली क्या बताना चाहते थे, कि राउट्स लॉ में हम किसकी स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं चीजें और क्या बताई जाती हैं। ओके, राउट्स लॉ किसके लिए यूज कर रहे हैं? अभी हम ध्यान से देखिएगा, ये दो चीजें हमने यूज की और किस किस के लिए यूज करना है वो अच्छे से याद करिएगा। ओके, राउट्स लॉ जो मैं यूज कर रहा हूं वो है हमारे पास किस किस के लिए? एक है वोलेटाइल के लिए और एक है नॉन वोलेटाइल्स के लिए। सर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या? अभी कुछ देर पहले बात की हमने, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनकी वेपर्स बनती हैं वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और जिनको गर्म करने पर जिनकी वेपर्स नहीं बनती, भाप नहीं बनती है, वो क्या हो गए आपके? नॉन वोलेटाइल हो गए। तो लिक्विड दो टाइप के, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। जिनकी क्या बनती है? वेपर्स बनती हैं वो वोलेटाइल, जिनकी वेपर्स नहीं बन रही हैं वो नॉन वोलेटाइल हो गए। चलिए, इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास राउट्स लॉ की स्टेटमेंट है। राउट्स लॉ कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, कैसा है लिक्विड? वोलेटाइल, वेपर प्रेशर होगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो आएगा उसमें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उस कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यानी कि जो वेपर प्रेशर है, अगर मैं वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं P से। इसके वेपर प्रेशर को P बोला मैंने, और वेपर प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके जीटा के। जीटा क्या है यहाँ पर? जीटा है उसी का ही मोल फ्रैक्शन। अब वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है। सर यही चीज अगर मैं किसके लिए करूं? यही चीज मैं सर किसी सॉल्वेंट के लिए करता हूं। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? बी से। सर यही चीज अगर मैं सॉल्वेंट के लिए ट्राई करता हूं तो क्या बनेगा? अगर तूने यही चीज सॉल्वेंट के लिए, बी के लिए, सॉरी 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 सॉरी, हमने किसके लिए स्टार्ट किया है? ये ए के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या होता है?
ए होता है। अगर हम सॉल्वेंट के लिए करते हैं तो ये वेपर प्रेशर किसका होगा सर, ए का होगा। इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सर, मोल फ्रैक्शन के। सर उसने कहा है मोल फ्रैक्शन किसका लेना है सर, मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट का। कंपोनेंट कौन है यहाँ, ए है। तो यानी कि पी ए जो है वो किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीटा ए, क्योंकि जीटा ए किसका मोल फ्रैक्शन है, ए का। सर ए में हमें दिखाई दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, जैसे ही मैं हटाऊंगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ, पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जीटा ए के। वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा, पी नॉट ए, इनटू में मुझे मिलेगा क्या, जीटा ए। सर ये जो पी नॉट ए है वो क्या है, तो जो पी नॉट ए आपको दिखाई दे रहा है वो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ओके, वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। सर इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन जो बनी है वो क्या हो गई, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये हो गया मेरे पास किसका, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्या सेम चीज सर सॉल्यूट के लिए भी होगी, क्यों नहीं हो सकती। आप चाहें तो यही चीज किसके लिए करके देखेंगे, एक सॉल्यूट के लिए बात करेंगे। ओके, सॉल्यूट के लिए अगर बात करें, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करिए कैसे, बी से। तो सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके जीटा बी के। ओके, यानी कि पी बी जो है वो इक्वल्स होने वाला है किसके, पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होने वाला है। यहाँ जो पी नॉट बी है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। प्योर क्या है, ये बी है, बी बोले तो सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्या हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, अगर तुम्हें पास फॉर्मूला है तो देखो क्या है, वो है क्या मेरे पास, पी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हटा चुके हैं हम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गायब। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, पी वी है वो किसके बराबर है मेरे, पी नॉट बी जीटा बी के। क्या मैं इनको इक्वेशन के तौर पे लिख सकता हूँ, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हाँ, मैंने कुछ देर पहले आपको हेनरीज लॉ में डाल्टन के बारे में बताया था कि डाल्टन ने इस तरीके से वेपर प्रेशर्स के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि अगर कोई सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड से मिलकर बना है, अगर कोई सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड से मिलकर बना है तो उनका जो वेपर प्रेशर है, उनका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, उनका एक एक कंपोनेंट्स का अपना अपना क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। हर एक कंपोनेंट का अपना अपना क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सॉल्यूशन का जो सम करेंगे वो बराबर होगा तुम्हारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। यानी कि एक बात पता चलती है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या पार्शियल वेपर प्रेशर लॉ कहता है कि P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसी के कंपोनेंट्स के वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी है, पी बी की वैल्यू है, पी नॉट बी की वैल्यू है, यानी कि P इज इक्वल्स टू होगा किसके, P बराबर मिलने वाला है आपको पी ए और पी बी के, यानी कि ये किसके बराबर होगा, पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए और ये मिला मुझे क्या, पी नॉट ए जीटा ए, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी जीटा बी। ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी किसकी वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में आप देखेंगे कि ये है मेरे पास
पी ए की वैल्यू, ये रही पी बी की वैल्यू, ये दोनों ही पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये कब कंडीशन यूज कर रहा है, जब मेरे पास कैसा मिले, दोनों ही वोलेटाइल हों। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो ये कंडीशंस मिलेगी। क्या मुझे एक पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन जो है, मतलब जीटा ए और जीटा बी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम 1 मतलब अगर मैं जीटा ए की वैल्यू निकालूं तो जीटा ए इक्वल्स टू हो सकता है 1 माइनस जीटा बी के बराबर। क्या मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं, यहाँ देखो पी इक्वल्स टू पी नॉट ए, ओके। देखो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं इस बेसिस पे जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां पर मिलेगा ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है जीटा ए माइनस जीटा बी माइनस क्या हो गया 1, या 1 माइनस जीटा बी यूज कर सकते हैं हम इसकी जगह। मेरे पास ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ। जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जीटा ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस जीटा बी, और सिमिलरली ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई हैं, वो है क्या पी नॉट बी जीटा बी। अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा तो P इक्वल्स टू मेरे पास आएगा क्या P नॉट ए। देखो P नॉट ए की वैल्यूज में पुट किया और पता चला कि यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या P नॉट ए और जीटा बी। और क्या मेरे पास प्लस में भी जीटा बी इंटू पी नॉट बी लिखा हुआ है तो लिख दिया मैंने क्या पी नॉट बी, और साथ में है मेरे पास क्या जीटा बी। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, टोटल सॉल्यूशन की। अगर मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं किसको, जीटा बी को, देखो कैसे, मैंने पी नॉट ए को भेजा इस तरफ तो मेरे पास पी माइनस पी नॉट ए की वैल्यू आ गई जो इक्वल्स होगी किसके, ये माइनस की वैल्यूज है। तो यहां से सेपरेट करूंगा क्या मैं जीटा बी, जैसे ही जीटा बी सेपरेट किया मैंने बाहर, मुझे यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये जीटा बी बाहर ले लिया मैंने, यहां पर मुझे मिला क्या पी नॉट बी माइनस का मिलेगा क्या पी नॉट ए। तो ये फॉर्मूला मेरे पास रहेगा। इस फॉर्मूले में मैंने इसको नीचे भेजेंगे, तो जैसे ही मैंने इसको नीचे भेजा मेरे पास नया फॉर्मूला बचा, वो क्या है, थीटा बी इज इक्वल्स टू, इसके होगा ऊपर है मेरे पास क्या P माइनस पी नॉट ए, अपॉन में क्या है देखो, आपको अपॉन में दिख रहा होगा क्या P नॉट बी माइनस के P नॉट ए, P नॉट बी माइनस के P नॉट ए। ये मिला हमारे लिए एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए बनाया है, ये उन सारे चीजों के लिए राउल्स लॉ का फॉर्मूला है जो कैसे हैं, जिसमें दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वोलेटाइल हो। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर वोलेटाइल हैं तो आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल। याद रखोगे, ये सारी कंडीशंस राउल्स लॉ के बेसिस पर हैं। इसी तरीके से हमारे पास किसके लिए ये फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला हम बनाएंगे किसके लिए, नॉन वोलेटाइल्स के लिए। अगर इसमें एक कंपोनेंट्स, सपोज मेरे पास सॉल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं उनके लिए ये कंडीशंस कैसे होगी, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप देखें कि यही चीज़ अगर मैं किसके लिए स्टार्ट करता हूँ, राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सर जीटा ए के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जीटा ए के। ये वैल्यू हो गई मेरे पास, ये वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये ए के लिए है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीटा ए के। क्या ये पी ए की वैल्यू है, अगर ये पी ए की वैल्यू है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो पी ए की किसके इक्वल होने वाला है, पी नॉट ए जीटा ए के इक्वल मिलने वाला है। ये हो गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से देखो, क्या मैं यही चीज किसके लिए स्टार्ट कर सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। यही चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट के लिए ये वैल्यू जो आएगी वो क्या मिलने वाली है, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जीटा बी के। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट क्या है, पी बी जो है वो इक्वल है किसके, पी नॉट बी और
जीटा बी के, क्या ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस में क्या लगाऊंगा, बाय डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, उसके कंपोनेंट्स के कंपोनेंट कौन है, पी ए और पी बी, दोनों कंपोनेंट्स ले लिए, क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बराबर होगा, ये इन दोनों के बराबर मिलने वाला है। क्या पी ए और पी बी की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में है ऑलरेडी, क्या मैं पुट करूंगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये पी की वैल्यू मुझे पी नॉट ए और जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी मिलेगी। ये रहा मेरे पास क्या फॉर्मूला इसका। क्या एक बात बताओ, हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं, इसी तरीके से हमें पता है क्या जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर होता है 1, यानी जीटा ए की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस जीटा बी वैल्यू पुट करेंगे हम। चलिए वैसे ही यहाँ पर भी पुट करके देखें, जैसे हमने लास्ट वाले उसमें पुट की थी, तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बनता है मेरे पास फॉर्मूला बना, देखो P इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, P इक्वल्स टू है P नॉट ए, किसकी वैल्यू को चेंज करेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस के जीटा बी रखा, प्लस मेरे पास क्या है P नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा। P इक्वल्स टू किसके बराबर है, P नॉट ए माइनस P नॉट ए जीटा बी के, प्लस में मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला P नॉट बी और जीटा बी। ओके, अब यहां पर मैं एक तरफ सेपरेट कर लेता हूं चीजें। मेरे पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू, वापस से सेम फॉर्मूला निकालूंगा, मेरे पास P को मैं इस तरफ भेज कर लिख, देखो P नॉट ए कहाँ गया, दूसरी तरफ चला गया मेरे पास, तो P नॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, P नॉट ए इज इक्वल्स टू हो गया किसके, माइनस का बचा मेरे पास क्या, P नॉट ए जीटा बी, प्लस में मेरे पास क्या है P नॉट बी और जीटा बी। अब देखो यहां पर मेरे पास P नॉट 2 बार दिखा हुआ है, तो हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन एक फैक्टर्स ले सकते हैं, जो है क्या मेरे पास P नॉट बी, और P नॉट बी दोनों ही टर्म्स में यूज हो रहा है, दोनों टर्म्स में से एक P नॉट बी हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा क्या, P नॉट ए इज इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, जीटा बी कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, क्या प्लस का P नॉट बी बचेगा, और यहां पर बचेगा मेरे पास माइनस का P नॉट ए, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं प्लस वाली टर्म्स को, P नॉट बी, क्या ये माइनस में लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है P नॉट ए, क्या ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई वैल्यूज, जब ये वाली वैल्यूज में इक्वल के उस तरफ भेजूंगा तो कहाँ जाएगी, अपॉन में जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ, तो फाइनली मेरे पास जीटा बी इज इक्वल्स टू मिलेगा क्या, वो होगा P नॉट P माइनस P नॉट ए, अपॉन में जो गया है वो क्या है मेरे पास P नॉट बी माइनस P नॉट ए। अब एक बात बताओ, क्या हमने कुछ देर पहले ही एक हेडिंग डाली है, क्या ये किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल्स के लिए है, और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कितना होता है, नॉन वोलेटाइल के लिए आपको प्रेशर क्या मिलेगा, नॉन वोलेटाइल के लिए बी का प्रेशर क्या है, P नॉट बी की वैल्यू है कितनी 0, P नॉट बी की वैल्यू 0 है, P नॉट वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या फॉर्मूला मिलता है, जीटा बी इज इक्वल्स टू P माइनस इसकी वैल्यू तो P नॉट बी ही रहेगी, P नॉट ए रहेगी, क्या तुझे यहाँ वैल्यू देख, यहाँ इसकी वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो फॉर्मूला बन गया क्या, P नॉट ए, क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है जीटा ए का, तो जीटा बी इक्वल्स टू फॉर्मूला है मेरे पास P माइनस P नॉट ए अपन P नॉट ए। ओके, चलो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखें तो ये वैल्यूज मुझे कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, अगर इसके नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो यहां से कॉमन ले लेता हूं क्या मैं, ओके, जीटा बी इज इक्वल्स टू कॉमन लिया मैंने माइनस, तो माइनस में देखो क्या मिलेगा, P नॉट ए माइनस P अपन P नॉट ए, क्या यहां से माइनस कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, जीटा बी इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास
पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए। क्या ये मेरे लिए किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तब जब मेरे पास एक कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, और एक कैसा हो, वोलेटाइल हो। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसके लिए राउट्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है। तो ये किसका फॉर्मूला है? राउट्स लॉ का फॉर्मूला है फॉर नॉन वोलेटाइल। ओके, किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? नॉन वोलेटाइल्स के लिए यूज कर रहा हूं। तो नॉन वोलेटाइल्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या यूज करते हैं, राउट्स लॉ के अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। अगर इस बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करें तो राउट्स के बेसिस पे, राउट्स लॉ के बेसिस पे हमने जितने भी टाइप के सॉल्यूशंस हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो राउट्स के टर्म्स के बेसिस पे, राउट्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है सॉल्यूशंस को। उन सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। फिर उसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे कौन सी, हमारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हमारे नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। तो यहां तक हमने केवल राउट्स लॉ पढ़ के रखा। और अगर आपको राउट्स लॉ आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं। अगले पार्ट्स में हम कवर करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में राउट्स लॉ के बेसिस पे पूछते हैं। तो ये तैयार करके रखिएगा, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके।